आज हम पढ़ेंगे संसाधन। संसाधन ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है, रिसोर्सेस। ठीक है, उसी को हिंदी में संसाधन कहते हैं। आइए आज हम डिस्कस करते हैं रिसोर्सेस के बारे में। ये ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 8 का। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं या आप कोई भी बुक पढ़ते हैं, अगर उसमें रिसोर्सेस टॉपिक है तो ये आप सबके लिए बेनिफिशियल होगा। अब वो किसी भी बोर्ड का बुक हो या आप पीसीएस या यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप सबके लिए ये बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम समझते हैं रिसोर्सेस क्या है, रिसोर्सेस के कितने टाइप्स होते हैं, एक्चुअल रिसोर्सेस क्या होता है, पोटेंशियल रिसोर्सेस क्या होता है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेस क्या होता है, या हम ह्यूमंस खुद रिसोर्सेस कैसे बनते हैं। तो इन सभी सवालों के जवाब अब हम एक एक करके ढूंढेंगे इस टॉपिक में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये रिसोर्सेस होता क्या है भाई, इसका मतलब क्या है। देखो, अगर आप अपने घर में हो या स्कूल में हो या ऑफिस में हो, कहीं भी हो आप, अगर अपनी चारों तरफ आप ध्यान से देखो तो आपको चारों तरफ कोई ना कोई ऐसी वस्तु मिलेगी, ऐसी चीज मिलेंगी जो कि आप कभी ना कभी उपयोग करते हैं या अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो जो भी चीज आपके लिए उपयोगी है, जो भी चीज आपके लिए वैल्यूएबल है, वो सभी क्या है, रिसोर्सेस है। ठीक है, तो चाहे वो क्लोथ्स हो, बुक्स हो, या आपके घर का कोई भी सामान हो जिसको आप चारों तरफ देख रहे हो, वो सभी क्या है, रिसोर्सेस है। ठीक है, क्योंकि इन सभी का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है आपके लाइफ में, इसलिए ये सभी रिसोर्सेस है ना। तो आपके मन में भी शायद ये सवाल आता होगा कि रिसोर्सेस होता क्या है। तो अब मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छे से समझ पाए हैं कि रिसोर्सेस क्या होता है। देखो, एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज अ रिसोर्सेस। जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, जिससे आपका काम आसान होता है, जो आपके लिए वैल्यूएबल है, ठीक है, वो सभी क्या है, आपके लिए रिसोर्सेस है। ठीक है, चाहे वो वाटर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, या ट्रांसपोर्टेशन का कोई सिस्टम हो जिससे आप अपने स्कूल जाते होंगे, दफ्तर जाते होंगे आप, है ना, वो सभी क्या है, आपके लिए रिसोर्सेस हैं। वो जो बुक आप पढ़ते हैं, वो भी आपके लिए एक रिसोर्सेस है। इवन आपके फादर अगर आपके लिए कुक बना रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, कुछ आपके लिए अच्छा खिलाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, तो वो सभी भी क्या है, आपके लिए रिसोर्सेस है। ठीक है, तो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक, ये सब में एक चीज आपको कॉमन मिलेगा, इन सब का इस्तेमाल आप कभी ना कभी अपने लिए करते हैं, इसलिए ये आपके लिए बहुत उपयोगी है। देखो, जिसकी उपयोगिता होती है, जो आपके लिए यूजफुल है, वही होता है यूटिलिटी। उसी को हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या है, देखो, यूटिलिटी इज अ वांट सेटिस्फाइंग पावर और कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी, जिसपे क्या नाम है, आपको सेटिस्फेक्शन भी मिले और वो आपके लिए उपयोगी भी है। अगर कोई भी ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू है, जिसकी यूटिलिटी है आपके लाइफ में, वो क्या है, आपके लिए रिसोर्सेस। ठीक है, तो अब मेरे हिसाब से ये तो क्लियर हो गया कि रिसोर्सेस क्या होता है। पर अब हम ये समझते हैं कि हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्सेस। कोई भी वस्तु रिसोर्स बनती कैसे है। देखो, द थिंग्स बिकम अ रिसोर्सेस ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। मैंने बोला ना, उपयोगिता का होना बहुत जरूरी है ना। अब मंगल ग्रह पे बहुत सारे ऐसी वस्तुएं हो सकती हैं, ऐसी चीजें हो सकती हैं जिनका हम एज अ रिसोर्स ह्यूमंस यूज कर सकते हैं, पर क्या वो अभी हम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। उसमें एक तरीके का पोटेंशियल तो है, पर उसकी यूटिलिटी अभी यहाँ पे नहीं है ना। उसकी वैल्यूएबल वो होगा, पर वो अभी उसको हमें यूज करने की हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। तो इसलिए रिसोर्सेज तो वो भी हो सकता है, चलो उसके बारे में तो हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले हम इस यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया ना कि वाटर हो या इलेक्ट्रिसिटी हो, बिना इलेक्ट्रिसिटी के देखो हम अब कोई काम नहीं कर पाते, है ना। बुक्स जो आप पढ़ते हो जिससे आपको नॉलेज मिलता है, ये सभी क्या है, रिसोर्सेस है। और इन सभी की क्या है, वैल्यू है। वैल्यू रेफर टू द इंपॉर्टेंस ऑफ कमोडिटी ड्यू टू इट्स यूजफुलनेस। ओके, तो देखो, वैल्यू मीन्स होता है वर्थ, है ना। अब जैसे देखो, वैल्यू तो हर चीज की हो सकती है। क्या सन की वैल्यू नहीं है जो हमें फ्री में मिल रहा है, क्या ऑक्सीजन की वैल्यू नहीं है जो हमें फ्री में मिल रहा है। देखो, इन सब की वैल्यू है, पर यहाँ पे कुछ वैल्यूएबल चीजों में, कुछ थिंग्स में क्या होता है ना, उनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है और कुछ की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती, है ना। जैसे मेटल्स की अगर बात करो आप, तो मेटल का क्या है, इकोनॉमिकल वैल्यू बहुत ज्यादा है, क्योंकि मेटल से आप बहुत सारी उसमें मॉडिफिकेशन करके कुछ ना कुछ यूजफुल चीजें बनाया जा सकता है। ठीक है, तो उसका उपयोगिता बढ़ जाता है। और कुछ जो घरेलू उपचार है, या मतलब आप जैसे मेडिकल की कोई चीजें आप मेडिकल से लेने जाओगे तो आपको उसके लिए कुछ पे करना पड़ेगा, पर अगर घर की रेमेडीज आप यूज करते हो किसी उपचार के लिए, नॉर्मल अगर आपको थकान है तो काढ़ा बना लिया, समथिंग लाइक दैट, तो उसके लिए आपको ना कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता। जैसे अगर आप एक ब्यूटीफुल सीन देख रहे हो, एक लैंडस्केप देख रहे हो, तो क्या क्या उसकी वैल्यू नहीं है, क्या उसे देखकर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, उसे देखकर भी आप खुश होते हो, पर उसकी वैल्यू उतनी नहीं है जितनी मेटल की है। क्योंकि मेटल में जैसे सोना हुआ, ये हुआ, उसको आपको अगर लेना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पैसे चुकाने पड़ेंगे। बेसिकली देखो, सिंपल सी बात ये है ना कि जो हमें नेचर से मिल जाता है, जो हमें नेचर ने खुद दिया है, उसके लिए ना हमें
कुछ पे नहीं करना पड़ता। पर कुछ नेचर की चीजें ऐसी भी होती हैं जिनके लिए हमें पे करना पड़ता है। अब मेटल हो, ये भी तो हमें नेचर से ही मिलता है, पर इसे निकालने में जो मेहनत करना पड़ता है, जो टेक्नोलॉजी लगती है, अ, उसकी वजह से ये वैल्यूएबल हो जाता है। इसमें जो मॉडिफिकेशन करते हैं उसकी वजह से ये वैल्यूएबल हो जाता है। देखो इंपॉर्टेंस तो दोनों की है ना, इंपॉर्टेंस तो दोनों की है, ह्यूमन सेटिस्फेक्शन तो दोनों में होता है, नीड तो दोनों से पूरी हो रही है। पर एक लैंडस्केप, एक ब्यूटीफुल सीनरी जो है, या एक मेटल है, दोनों की अगर हम इकोनॉमिकल वैल्यू की बात करें, अगर उनके इकोनॉमिकल वैल्यू की बात करेंगे ना, तो वहां ये अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि सम रिसोर्सेज कैन बी इकोनॉमिकल वैल्यूएबल विद टाइम, और कुछ रिसोर्सेज क्या होते हैं, इकोनॉमिकल वैल्यूएबल हो जाते हैं टाइम के साथ साथ। ठीक है, अब जैसे अगर हमारी ग्रैंड मदर कुछ रेमेडीज बना रही हैं, है ना, कोई ऐसी चीज बना रही हैं जो घरेलू उपचार, जैसे मैंने बोला ना, उसके लिए कुछ यूज कर रहे हो आप, तो उसमें क्या नाम है, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर उसी का आप पेटेंट ले लेते हो, है ना, पेटेंट ले लोगे, तो आपको उसके भी पैसे मिलने लगेंगे। ठीक है, उसके भी आपको क्या मिलने लगेंगे, पैसे मिलने लगेंगे, वो आपके लिए क्या होगा, एक वैल्यू उसकी हो जाएगी। ठीक है, एक उसकी वैल्यू हो जाएगी। अब देखो पेटेंट क्या होता है, पेटेंट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन, है ना। जब कोई भी आइडिया या इन्वेंशन आप करते हो, अगर उसके लिए आपने एक राइट ले लिया, एक अपने पेटेंट करवा लिया, तो उसके बाद अगर आपके आइडिया को, आपके इन्वेंशन को कोई मार्केट में बेचना चाहे और उसके बदले पैसे लेने चाहे, तो उसकी एक रॉयल्टी, एक फीस उसे आपको भी देनी पड़ेगी, क्योंकि उसका अधिकार क्या होगा, आपका हो जाता है। तो यही होता है पेटेंट। ठीक है, होपफुली यहां तक सबको क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, और मैं उसे रिप्लाई करके आपके उन डाउट्स को भी क्लियर कर दूं। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया कि टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज द सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज। कुछ रिसोर्सेज क्या होता है ना, टाइम के साथ साथ वैल्यूएबल हो जाते हैं, है ना, और कुछ रिसोर्सेज क्या होता है, टेक्नोलॉजी यूज करके हम उनको वैल्यूएबल बना देते हैं। जैसे देखो अभी हाल ही में बहुत जगह लिथियम मिल रहा है ना, इंडिया में भी मिला है। तो उनका अभी हम अगर अच्छे से टेक्नोलॉजी के साथ इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देंगे, उनसे बैटरी वगैरह हम बनाना स्टार्ट कर देंगे, ऐसे बहुत सारी सब्सटेंसेस हैं, बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, जो संसाधन हैं, जो जमीन के अंदर है, जिनको अभी हम यूज करना नहीं जानते। पर अगर हमारे पास टाइम के साथ साथ वो टेक्नोलॉजी आ जाएगी जिससे हम उसका इस्तेमाल कर सके, तो वो भी हमारे लिए क्या हो जाएगी, वैल्यूएबल हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए बोथ आर रिलेटेड टू द नीड ऑफ द पीपल, और ये दोनों क्या है, लोगों की जरूरत है। अब देखो हम ह्यूमंस की बात करते हैं। अब आप ह्यूमंस, हम सभी भी क्या है, रिसोर्सेज हैं। पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, राइट। अब हम में से ही ना कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई पुलिसमैन बनता है, कोई पॉलिटिशियन बनता है, कोई साइंटिस्ट बनता है, राइट। तो हम सब भी क्या है, एक रिसोर्सेज ही तो है। हम भी तो किसी ना किसी रूप में एक लोगों के लिए काम कर रहे हैं, है ना। हमारे जो आइडियाज होते हैं, हमारे जो नॉलेज होते हैं, हमारे जो इन्वेंशंस होते हैं, हमारी जो डिस्कवरीज होती हैं, इन सभी चीजों से क्या होता है, कुछ ना कुछ ये रिसोर्सेज ही बनते हैं, और वो भी हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। तो इसलिए ह्यूमंस भी क्या है, एक तरीके से रिसोर्सेज ही है। अब देखो इन चीजों को हम ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो, पहले लाइट इस तरीके से थी, है ना। पहली बार किसी ने आग का इन्वेंशन हुआ, और आग के बाद क्या नाम है, लोगों ने इस तरीके से कैंडल बनाया, दिया जलाया, और उसके बाद धीरे धीरे इन टाइम के साथ साथ, टेक्नोलॉजी के साथ साथ इन्वेंशन और किया गया, तो बल्ब बन गए, फिर और टेक्नोलॉजी के साथ साथ इन्वेंशन किया गया, तो एलईडी आ गई अब, है ना। अब इसके बाद पता नहीं क्या ही आएगा, है ना। तो टेक्नोलॉजी और टाइम के साथ हम क्या कर सकते हैं, बहुत चीजें कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, पहले पत्थरों से रगड़कर हमने क्या किया, आग आग को समझा, डिस्कवरी हुई फायर की, राइट। और उसके बाद हमने क्या किया, टाइम के साथ साथ हम उसको, उसकी इस्तेमाल करने की जो तकनीक थी वो हमें समझ में आने लगी। फिर हम उससे अपने फूड में हमने शामिल कर लिया आग को, हम पकाकर खाना खाने लग गए। अब उससे देखो होता क्या है ना, जब आप कोई चीज कुक करके खाते हो, कुकिंग का प्रोसेस करके खाते हो, तो उससे क्या हुआ, हमारा जो बॉडी है, पहले हम जब अगर कोई चीज रॉ फॉर्म में खा रहे थे, मतलब कच्चे फॉर्म में खा रहे थे, तो हमारी बॉडी उन चीजों को ऑब्जर्व करने में, डाइजेस्ट करने में टाइम लेती थी, है ना, उस पर ज्यादा स्ट्रेस पड़ता था। पर जब कुक फूड को हम खाना स्टार्ट कर दिया हमने, तो हमें क्या हुआ, अब हमारी बॉडी को उतना स्ट्रेस नहीं लेना पड़ रहा था, उतनी एनर्जी नहीं खपत करनी पड़ रही थी, सिर्फ डाइजेशन के लिए। तो इससे भी हमें बहुत हेल्प मिली। आज के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को अगर समझो, तो देखो इनमें भी काफी इन्वेंशंस हुए हैं। नहीं, अब हमने पहिए से स्टार्ट किया था, है ना। पहले किसी ने पहिया बनाया होगा, फिर उससे बैलगाड़ी बनी, फिर उससे वो
जो रस्ट टाइप की चीजें हो गई वो बनी, और उसके बाद फिर देखो कितने इन्वेंशंस होते गए, और उससे हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वही पूरा बदल गया। ठीक है, तो जो इन्वेंशन ऑफ व्हील है वो भी क्या है, उसके भी रिजल्ट आज आपको देखने को मिलते हैं, है ना। आज हम कहाँ तक, बुलेट ट्रेन तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब देखो टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो एनर्जी है, वो हम वाटर्स को हम किस तरीके से हम यूज कर रहे हैं। आपको पता ही है कि वाटर को हम इस्तेमाल करते हैं बड़े बड़े डैम बनाकर बिजली को, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, है ना। तो ये सारे प्रोसीजर जो हम कर रहे हैं, ये टाइम और टेक्नोलॉजी के साथ ही डेवलप हुआ है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे कि टाइप ऑफ रिसोर्सेज क्या होते हैं, और नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड लेट्स वेट द सेकेंड लेक्चर। हमने स्टार्ट किया था रिसोर्सेज चैप्टर को। एनसीईआरटी की फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्सेज, संसाधन। तो उसमें हमने इंट्रोडक्शन क्लास तो देख कर दे दी थी मैंने। इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने डिस्कस कर लिया था कि व्हाट इज रिसोर्सेज, रिसोर्सेज क्या होता है। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो, तो आप उस वीडियो को जाके पहले देखें, इससे आपके टॉपिक में अंडरस्टैंडिंग बेटर बनेगी। आज हम चलिए डिस्कस करते हैं कि टाइप ऑफ रिसोर्सेज क्या होते हैं। उनमें हम देखेंगे सबसे पहले कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, फिर हम देखेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या है, और फिर ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन खुद कैसे रिसोर्सेज है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अभी हम देखेंगे नेचुरल रिसोर्सेस। देखो, नेचुरल रिसोर्सेस मतलब क्या होता है, जो हमें नेचर से सीधे मिले। जैसे, नहीं समझे, जैसे हमें जिसमें ज्यादा संशोधन नहीं करना पड़े, ज्यादा चेंजेस ना करना पड़े, ज्यादा मॉडिफिकेशन ना करना पड़े, उस वो हमें सीधे नेचर से मिल रहा है और हम उसका इस्तेमाल सीधे कर सके, वो होता है हमारा नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, वो होता है हमारा नेचुरल रिसोर्सेस। Resources that are the drawn from the nature and the use without much modification are called natural resources. उसमें हमें ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं होती। जो संसाधन प्रकृति से सीधा प्राप्त होता है और उसमें अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाएं, तो वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एयर, वायु, ठीक है, जिसमें हम सांस लेते हैं। पानी, नदियां और झीलों का जल जिसे हम पीते हैं। ठीक है, वो मिट्टी जिसमें मतलब सभी तरीके के हम प्राकृतिक चीजें उगाते हैं। ऑर्गेनिक फूड्स हम अपने बहुत सारे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम खेती बाड़ी का काम करते हैं। मिनरल्स, ये सभी हम हमें नेचर से सीधे मिलता है, और इसमें किसी तरीके के हमें ऐसा तो नहीं है कि हमें चार्जेस देने पड़ रहे हैं। ये हम फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमें नेचर से सीधे मिल रहा है। तो ये सारा कुछ जो हमें निःशुल्क मिल रहा है, उपहार स्वरूप नेचर हमें सीधे दे रहा है। ठीक है, तो उसको नेचुरल रिसोर्सेस कहते हैं। देखो, कुछ परिस्थितियां तो ऐसी बनती हैं जब प्राकृतिक संसाधनों का सबसे अच्छी तरीके से उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है, या उसमें कुछ हम चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद उसे इस्तेमाल करते हैं। पर ज्यादातर क्या होता है, उसे हम बिना चेंजेस किए भी इस्तेमाल करते हैं। Many of these resources are free gifted of nature and can be used directly. इसे हम सीधे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया क्या होता है नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, और ये भी मैंने बताया कि इन सम केसेस टूल्स एंड द टेक्नोलॉजी में बी नीडेड टू यूज अ नेचुरल रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे। देखो, ये जो लेक्चर में बना रहा हूं ना, ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स को मैं अपने चाहता हूं कि वो समझ सकें, और दोनों के लिए भी ये लेक्चर मैंने बनाया है, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं ऐसे करके मैं सारे चैप्टर्स कंप्लीट कराऊंगा, और जो दूर रह रहे हैं बच्चे, जो गांव देहात में रह रहे हैं या जो किसी छोटे शहर में रह रहे हैं, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में नहीं रहते, मैं चाहता हूं कि उन सभी तक फ्री में एक बेटर क्वालिटी एजुकेशन मिले। सो ये आप सबके लिए बिल्कुल निःशुल्क है। आप इसे अच्छे से सारे चैप्टर्स देखें, और प्लीज सिर्फ चैप्टर देखें ना, साथ में अपने नोट्स भी बनाओ, है ना। ये आपके इन फ्यूचर में अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो, या आप ऑलरेडी कर रहे हो, तो उसमें भी हेल्प करेगा। चाहे वो पीसीएस हो, यूपीएससी हो, या कोई भी जिसमें जीएस आता हो, तो उन सब में भी हेल्प करेगा। तो ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं आप सभी से, साथ के साथ नोट्स भी बनाते जाओ, ये बहुत यूजफुल होगा आपके लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में तो हमने समझ लिया, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके, इन चेंजेस करके, या फ्री में हमें जो नेचर से मिलता है वो होता है नेचुरल रिसोर्सेज। अब देखते हैं, देखो, विभिन्न समूहों में प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण उनके विकास एवं प्रयोग के स्तर, उनके उद्गम, भंडारण एवं वितरण के अनुसार किया जाता है। मतलब लेवल ऑफ डिपार्टमेंट, उनके ओरिजिन, उनके स्टॉक और डिस्ट्रीब्यूशन, इस हिसाब से होता है। ठीक है, जैसे देखो, मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि लैंडस्केप। अब लैंडस्केप देखो, या लद्दाख का कोई कोल्ड डेजर्ट में चले जाओ, लद्दाख के उस एरिया में अगर आप देखोगे, तो वो बहुत सुंदर लगता है, वो बहुत ब्यूटीफुल लगता है। पर क्या उस ब्यूटी को देखकर आपको क्या लगता है,
उसका हम कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? वहां पे हम रह सकते हैं? नहीं। देखो रिसोर्सेज वो है जिसकी वैल्यू हो, जिसका आप यूज भी तो कर सको ना। अब जिसका आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो वो आपके लिए रिसोर्सेज कैसे होगा? अगर मान लो मंगल ग्रह पे कुछ मिल रहा है ऐसा जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं ह्यूमंस, पर क्या अभी तक हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो चुकी है जिससे हम मंगल ग्रह से उस रिसोर्स को, पर्टिकुलर रिसोर्स को यहाँ ले आए और इस्तेमाल कर सकें? नहीं हुई है ना। तो जब तक उसको हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं वो हमारे लिए रिसोर्सेज तो है पर वो वैल्यूएबल नहीं है। ठीक है। कचरा तब तक कचरा था हमारे लिए जब तक उसका हम इस्तेमाल नहीं करते थे, पर आज हम बायोगैस बना रहे हैं। आज हम कई तरीके का मॉडिफिकेशन करके कचरे का भी ह्यूमन क्या कर रहा है? इस्तेमाल कर रहा है। इन सब के बारे में भी हम बात करेंगे जब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के बारे में मैं देखूंगा। अभी हम देख लेते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के लेवल ऑफ डिपार्टमेंट पॉइंट्स को, ओरिजिन को, स्टॉक को और डिस्ट्रीब्यूशन को। देखो लेवल ऑफ डिपार्टमेंट में अगर अपने देखें तो इसमें देखो वो रिसोर्सेज आएंगे जो एक्चुअल हैं और दूसरा पोटेंशियल। अब हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल रिसोर्सेज क्या है और फिर पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखो एक्चुअल रिसोर्सेज आर द दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन, जिसका मतलब हमें ना खपत के बारे में पता है, जिसके भंडारण के बारे में हमें पता है। ठीक है। ये वे संसाधन होते हैं जिसकी मात्रा का हमें ज्ञात होता है। ठीक है। इन संसाधनों का इस समय उपयोग किया जा रहा है। ठीक है। जैसे जर्मनी के रूर प्रदेश में अगर देखो तो कोयले, पश्चिम एशिया में अगर अपने देखें, ठीक है, पश्चिम एशिया में अगर आप देखोगे तो वहां पे आपको पेट्रोलियम, वेस्ट एशिया में पेट्रोलियम, ठीक है, डार्क सॉयल ऑफ द डेक्कन प्लेटू, महाराष्ट्र में भी एक्चुअल रिसोर्सेज बहुत सारे हैं। तो इनका ना हमें भंडारण पता है, इनका पता है कि ये कितनी मात्रा में मौजूद है और इनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं इन खनिज तेल का। ठीक है। इन सभी का, जैसे दक्कन के पठार में मैंने बात करी, काली मिट्टी से भरपूर जो संसाधन है वो सभी क्या है? ये सभी एग्जाम्पल है एक्चुअल रिसोर्सेज के। ठीक है। अब इसके बाद अपने देखेंगे कि पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होता है। देखो भाई पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है ना जिसका ना तो हमें पता है कि वो कितने मात्रा में है, ना तो हमें ये पता है कि उनको इस्तेमाल कैसे करें। ठीक है। उनमें पोटेंशियल तो है, हमें पता तो है कि इसमें पोटेंशियल है पर इसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज आर द दोज रिसोर्सेज whose the entire quantity may not be known and these are not being used at present. दिस रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर। इनको फ्यूचर में कभी इस्तेमाल करेंगे, फ्यूचर में कभी इस्तेमाल करेंगे भाई जब इसके इसके लायक कोई टेक्नोलॉजी डेवलप कर ले हम, है ना। अगर हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी उस लेवल की आ जाएगी तो हम इसको फ्यूचर में इस्तेमाल कर लेंगे, और जब तक नहीं है तब तक ये हमारे लिए क्या है? पोटेंशियल रिसोर्सेस है। इस संभावना है, बस इसका संभाव संसाधन है। ठीक है। जिसकी संपूर्ण मात्रा का नहीं पता है और इस समय इनका प्रयोग भी नहीं किया जा रहा। इन संसाधनों का उपयोग या भविष्य में किया जा सकता है या इस समय जो हमारा प्रौद्योगिकी का स्तर है वह संभवतः इन संसाधनों को आसानी से प्रयोग करने के लिए पर्याप्त रूप से उत्पन्न नहीं है। ठीक है। जैसे अपने देखें कि लद्दाख में अपने देखें, ठीक है, लद्दाख में आपको पता है यूरेनियम मिला। ठीक है। लद्दाख में अब यूरेनियम मिला तो उसमें पोटेंशियल तो बहुत है पर उसको हम फ्यूचर में इस्तेमाल करेंगे, है ना। इन यूरेनियम को यूज करना हमें अभी नहीं आ रहा है, राइट। एंड हाई स्पीड विंड की अगर बात करें तो उसमें पोटेंशियल बहुत है ना। तो इन रिसोर्सेज को 200 ईयर एगो पहले क्या नाम है, ये रिसोर्सेज थे, इनको हम इस्तेमाल करना नहीं जानते थे पर आज हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हम बहुत सारे पवन चक्कियां बनाकर, ठीक है, इनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। टुडे दे आर नॉट एन एक्चुअल रिसोर्सेज। विंड फॉर्म जनरेटेड एनर्जी यूजिंग द विंड मिल्स लाइक द नीदरलैंड। नीदरलैंड में देखो अभी ये इनका इस्तेमाल हो रहा है, बहुत सारे वहां पे पवन चक्कियां बनाई गई हैं और वहां पे इनको बकायदा इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है। तो ये पहले पोटेंशियल था 200 साल पहले, पर अभी जब इनको इस्तेमाल करना हमने स्टार्ट कर दिया तो उसके बाद ये हमारे लिए पोटेंशियल नहीं रहे, ये हमारे लिए रिसोर्सेज बन गए। ऐसे यूरेनियम की भी अगर अपने बात करें तो अभी वो हो सकता है कि हमारे लिए क्या हो, हमारे लिए इस्तेमाल करने की अभी टेक्नोलॉजी हमारे पास ना होने की वजह से ये सिर्फ रिसोर्सेज हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं, और जब हम इनको इस्तेमाल करने लग जाएंगे तो ये हमारे लिए क्या बन जाएंगे? ये हमारे लिए बन जाएंगे रिसोर्सेस। ठीक है। तो यहां तक क्लियर है। अब देखो यू विल फाइंड द सम इन द नगर कोली इन द तमिलनाडु एंड वन ऑफ द गुजरात कोस्ट। देखो तमिलनाडु और गुजरात कोस्ट के पास अगर देखो तो वहां पे भी आपको कुछ इस तरीके की चीजें देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे देखो मैं दिखा रहा हूं आपको नगर कोली। ठीक है। यहाँ पे भी बहुत सारे अपने को मिले हैं पोटेंशियल रिसोर्सेस, और उसके बाद गुजरात में यहाँ देख सकते हो आप, गुजरात यहाँ पे भी हमें कुछ पोटेंशियल रिसोर्सेस मिले हैं। ठीक है। तो ये सारा था पोटेंशियल रिसोर्सेस। अब इसके बाद हम देखते हैं ओरिजिन, उत्पत्ति। उत्पत्ति के आधार पर देखो संसाधनों को अजैव और जैव संसाधनों में बांटा जा सकता है। ठीक है। अजैव मतलब हो गया हमारा अबायोटिक,
जैव संसाधन मतलब हो गया हमारा बायोटिक। ठीक है, अब अजैव संसाधन क्या होता है, चलो इसको देखते हैं, मतलब अबायोटिक संसाधन क्या होता है। देखो, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है, जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, ठीक है, वो सभी क्या है, अजैव रिसोर्सेज, अबायोटिक रिसोर्सेज। और जो सजीव होती हैं, जिनमें जान होता है, वो हमारे लिए क्या होती हैं, जैव होती हैं। ठीक है, जैसे सॉइल क्या है हमारे लिए, मिट्टी, ये निर्जीव है, इसमें जान थोड़ी ना है। मिनरल्स क्या है, ये निर्जीव है, पर ये हमारे लिए रिसोर्सेज तो है, इनका इस्तेमाल तो अपने करते हैं। ठीक है, तो ये अबायोटिक रिसोर्सेज हो गए। रॉक्स को देख लो, ये भी क्या है, हमारे लिए अबायोटिक रिसोर्सेज है। अब बायोटिक में देखो, बायोटिक में जैसे जो लिविंग्स, जिनमें जान है, जो जीवित हैं, ठीक है, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सारे हमारे बायोटिक है। ठीक है, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, ये सारे बायोटिक है। तो अब टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में हम आगे देखते हैं स्टॉक। ठीक है, स्टॉक में देखो, इट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर अस, कि कौन सा रिसोर्सेज कितने अमाउंट में अवेलेबल है, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, देखो, इसमें स्टॉक में अगर अपने बात करेंगे तो इसमें हम देखेंगे रिन्यूएबल कितना है, और फिर हम देखेंगे नॉन रिन्यूएबल कितना है। अब रिन्यूएबल में मतलब नवीनीकरण से है। ठीक है, ये वे संसाधन है जो शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं, मतलब पुनः पूरित हो जाते हैं, उनको दोबारा मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देखो, आप अगर सांस ले रहे हो, है ना, हम ऑक्सीजन लेते हैं, अब ऑक्सीजन तो हमने लिया, तो क्या दोबारा हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, हम ले पा रहे हैं। ये तुरंत के तुरंत क्या होते हैं, दोबारा के दोबारा ये पुनः पूरित होते रहते हैं, मतलब ये बनते रहते हैं। और नॉन रिन्यूएबल मतलब होता है वे संसाधन जिनका भंडारण सीमित है, जो एक बार अगर समाप्त हो गया ना, तो दोबारा बनने में पता नहीं हजारों साल लगे, लाखों साल लगे, या करोड़ों साल लगे, या बने भी ना। ठीक है, अब जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी क्या है, नॉन रिन्यूएबल है। ये इतनी जल्दी थोड़ी ना बनेंगे, एक बार अगर खत्म हो गया तो हो गया। ठीक है, दोबारा बनने में उसको पता नहीं हमारी तो कितनी पुश्तें निकल जाएंगी। ठीक है, तो ये तो चलो मजाक की बातें हो गई। अब चलिए थोड़ा देख लेते हैं रिन्यूएबल। देखो, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर द दोस व्हिच गेट द रिन्यूअल और द रिप्लेसमेंट क्विकली, मैंने डिस्कस कर ही दिया। जैसे विंड हो गया, सॉइल हो गया, सन हो गया, वाटर हो गया, बायोमास, ये सभी क्या है, ये ऐसे रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं जिनका हम इस्तेमाल करते रहते हैं। ठीक है, अब हम बहुत सारे सोलर पैनल बना चुके हैं, जिससे हम एनर्जी बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारे रिन्यूएबल है, इनका आप कितना भी इस्तेमाल करो, ये पुनः बनते जाएंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वाटर अगर रिन्यूएबल में है, तो वाटर आप इस तरीके से इस्तेमाल करो कि वो खत्म ही हो जाए, है ना। वाटर में समुद्र की पानी की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं फ्रेश वाटर की, जो वाटर आप पीते हो। ठीक है, अब फ्रेश वाटर दुनिया में उतना नहीं है जितना खारा वाटर है, या मतलब ऐसा वाटर जिसको अपने पी नहीं सकते। फ्रेश वाटर मतलब जो हमारे पीने के लिए यूज में आता है, जो हमारे लिए क्या है, रिसोर्सेस है। ठीक है, चलो, अब यहां तक हो गया। अब इसके आगे देखते हैं। देखो, सम ऑफ द दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज द सोलर एंड द विंड एनर्जी। जैसे कि मैंने बताया कि सोलर और विंड एनर्जी क्या है, ये इफेक्टेड नहीं होने वाले ह्यूमन के एक्टिविटी से। सोलर पैनल लगाओ, उनसे इस्तेमाल करो, विंड एनर्जी से भी हम एनर्जी बना रहे हैं, तो इन सब चीजों पे ना कोई इंपैक्ट तो नहीं पड़ता ह्यूमन एक्टिविटीज का। लेकिन येट केयरफुल यूज ऑफ द सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट कैन बी अफेक्टेड देयर स्टॉक। ठीक है, अब वाटर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, जैसे ग्राउंड वाटर दिल्ली जैसे शहरों में मैं देखता हूँ, और कोलकाता जैसे शहरों में, जो मुंबई जैसे शहर है, या जो दुनिया के भी, पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है ये। ग्राउंड वाटर क्या है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम ध्यान ही नहीं दे रहे, हम वाटर के यूजेस पे ध्यान ही नहीं दे रहे कि हम किस तरीके से हमें वाटर का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो वाटर, जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, या फॉरेस्ट में लोग पेड़ काटना स्टार्ट करते हैं तो काटते ही रहते हैं, बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते कि भाई रुक जाओ, एक हिसाब से काम करो, है ना। क्योंकि हमारे जो डिजायर है वो बहुत ज्यादा है, इस वजह से पेड़ों की कटाई हम करते जाते हैं, जिसका भी इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, हमारे नेचर पे पड़ता है, इनके रिन्यूएबल प्रोसेस पे पड़ता है। तो ये रिन्यूएबल तो है, पर इनमें भी अगर हम बहुत तेजी से इस्तेमाल करेंगे तो इन पे फर्क तो देखो पड़ेगा। तो ह्यूमन एक्टिविटीज भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और इससे इनका जो स्टॉक है उस पे भी क्या होता है, प्रॉब्लम तो देखो होती है। ठीक है, तो वाटर, सॉयल, फॉरेस्ट, इन सब में क्या नाम है, ह्यूमन एक्टिविटीज का प्रॉब्लम होता है, और कुछ चीजों पे नहीं होता। वाटर सिम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, पर बहुत सारे ऐसे जगह के बारे में मैंने बताया ना, कि जहां पे नेचुरल वाटर के सोर्सेज क्या है, वो मेजर प्रॉब्लम हो गया है, वहां पे वाटर की एबिलिटी नहीं है, वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है पूरी दुनिया में। ठीक है, तो ये हो गया स्टॉक। अब अपने ना नॉन रिन्यूएबल के बारे में बात कर लेते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर द दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। ठीक है, जिसका स्टॉक क्या नाम है, बहुत कम है, बहुत सीमित है। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस, ये सब एक बार खत्म हो गए तो ये जल्दी बनने वाले नहीं है। तो ये सारा हो गया हमारा नॉन रिन्यूएबल।
देखो भाई, जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए प्लीज नोट्स बना लेना, ये आपको रिवीजन में भी बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, सो ये आज की क्लास में बस हम इतना ही रखते हैं। इसके बाद की चीजों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ओके, आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ रिसोर्सेज में डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले यूबिक्यूटस क्या है, और उसके बाद हम देखेंगे लोकलाइज्ड क्या है। देखो, यूबिक्यूटस से मतलब है यहाँ सर्वव्यापक से। ठीक है, यूबिक्यूटस का मतलब क्या हो गया, सर्वव्यापक। सर्वव्यापक से हम क्या समझ सकते हैं, देखो, जो हमें हर जगह पर्याप्त हो, जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, ये सर्वव्यापक है। लेकिन वे संसाधन जो कुछ निश्चित स्थानों पे पाए जाते हैं, मतलब कहीं पाए जाते हैं कहीं नहीं पाए जाते, वो स्थानिक संसाधन कहलाते हैं, मतलब लोकलाइज संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, तो एक एक करके अब हम इसके बारे में देखेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं लोकलाइज संसाधन क्या होते हैं। देखो, दोज विच आर फाउंड ओनली इन द सर्टेन प्लेसेस आर लोकलाइज, लाइक कॉपर एंड आयरन। ठीक है, कॉपर एंड आयरन हमें हर जगह नहीं मिलता, ये कहीं कहीं हमें मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद आइए हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है नेचुरल रिसोर्सेज का। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टराइन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। टराइन मतलब क्या हो गया, भूभाग। ठीक है, भूभाग जिस तरीके का होता है, नेचुरल रिसोर्सेज भी वहां पे अलग तरीके के पाए जाते हैं। अगर क्लाइमेट का भी इस पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, और इसके साथ साथ एल्टीट्यूड, ऊंचाई का भी इस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। देखो, प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं, नेचुरल रिसोर्स जो होते हैं, उनका वितरण, उनका जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। जैसे पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण भी क्या है, असमान है। देखो, हमारा जो अर्थ है, अगर इसके सरफेस को देखो तो ये हर जगह डिफरेंट टाइप का है। कहीं प्लेन मिल जाएंगे हमें, कहीं हमें माउंटेन एरिया मिल जाएंगे, कहीं हमें प्लेट्यूस एरिया मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से जब हमें एरिया अलग अलग मिल रहे हैं, मतलब कि अर्थ पे हर जगह जो स्थान है वो अलग अलग तरीके से है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज भी क्या होगा, उसी तरीके से अनइक्वल होगा। ठीक है, बिकॉज दिस फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ। इसी वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन है नेचुरल रिसोर्सेज का, वो भी बहुत अलग है और बहुत असमान है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब इसके बाद आज हम देखेंगे टाइप ऑफ रिसोर्सेज में ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं, ह्यूमन क्या होता है, और कंजर्विंग रिसोर्सेज क्या होता है। अब एक एक करके इनके बारे में चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ह्यूमन मेड। देखो, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज से मतलब क्या है, देखो ह्यूमन जो है ना, वो बहुत तगड़ा रिसोर्सेज है। एक ऐसा रिसोर्स है ह्यूमन, जो अपनी स्किल को डेवलप करके बहुत सारी चीजों को बना सकता है। अब नेचर ने तो हमें सन दिया, सन से हमें लाइट मिली। ठीक है, अब जो सन से हमें लाइट मिली, उस लाइट का इस्तेमाल ह्यूमन ने अपने स्किल्स को लगा के, अपने अनुभव के साथ सोलर पैनल जैसी चीजों में कन्वर्ट कर दिया। हम उससे ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं। इसी तरीके से देखो, हम जमीन के अंदर से आयरन निकालते हैं, लोहे को निकालते हैं, और उस लोहे का इस्तेमाल हम कई चीजों को बनाने में करते हैं। तो ये जो स्किल हम ह्यूमंस ने अपने डेवलप करी, ये क्या है, एक तरीके से संसाधन ही तो है। ठीक है, हम क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को, उनको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ उनके जो ओरिजिनल फॉर्म है उसमें चेंजेस कर देते हैं, और उसके बाद उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, इसीलिए ह्यूमन को भी क्या माना जाता है, एक तरीके से रिसोर्सेज मानते हैं। अब कुछ जोग्राफिकल इसमें भी डिबेट है कि कुछ लोग इसको, स्पेशलिस्ट जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेज को रिसोर्सेस मानते हैं, कुछ नहीं मानते। पर अपने को ना इस डिबेट में नहीं पढ़ना। अपना बस यही है कि जो हमारे सिलेबस में है, एनसीईआरटी में, हमें उसको देखना है। ठीक है, तो सम टाइम नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन चेंज। ठीक है, उनके ओरिजिनल फॉर्म में क्या करते हैं, अपने चेंज कर देते हैं। आयरन का मैंने बताया, आयरन अगर हम जमीन के अंदर से जब देखो निकाला, तो कुछ इस टाइप का था। ठीक है, फिर उसमें हमने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके हमने उसको क्या दे दिया, एक शेप दे दिया। और पीपल यूज दिस नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी, व्हीकल्स, कई तरीके की चीजें हम ह्यूमंस बनाते हैं इन रिसोर्सेज की हेल्प से। देखो, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी भी क्या है, एक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। जिस टेक्नोलॉजी का आज तुम इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे ये लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गया, कनेक्टिविटी हो गई, ये चारों तरफ इलेक्ट्रिसिटी की, ये सभी क्या है, ये सभी हम ह्यूमंस ने ही बनाया है। ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं ह्यूमंस के बारे में। ह्यूमन खुद भी बहुत अ, एक बड़ा रिसोर्सेस है। कैसे? अब देखो भाई, हम में से ही कोई टीचर है, हम में से कोई डॉक्टर है, हम में से ही कोई इंजीनियर है, हम में से ही कोई पुलिस है ना, कोई वकील है, कोई जज है। ठीक है, तो हम खुद भी क्या है, हम अपने अलग अलग फील्ड में जाके अलग अलग स्किल को डेवलप करके हम खुद क्या एज अ रिसोर्स काम कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं पीपल आर द ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ द नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी। ठीक है,
अगर ह्यूमन के अंदर नॉलेज आ जाए, स्किल आ जाए, टेक्नोलॉजी आ जाए, तो इससे वो क्या कर सकते हैं, वो खुद भी रिसोर्सेज बन सकते हैं और वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन भी देते हैं। नए नए इन्वेंशन जो हुए हैं, आखिर हम ह्यूमंस में से ही किसी ने इलेक्ट्रिसिटी बनाया है, हम ह्यूमन में ही किसी ने मोबाइल फोन बनाया है, हम ह्यूमन में ही किसी ने बहुत सारे इन्वेंशन किए हैं। आज जो प्लेन में हम बैठते हैं, आज जो बुलेट ट्रेन है, इन सभी को अगर आप देखो तो ये सभी किसी न किसी ह्यूमन ने ही इन स्किल्स को डेवलप किया है। एजुकेशन एंड द हेल्थ एजुकेशन एंड द हेल्थ हेल्प इन मेकिंग द पीपल एंड द वैल्यूएबल रिसोर्सेज। देखो, अगर आपके पास एजुकेशन है, आपके हेल्थ बेटर है, तो आप बहुत अच्छे रिसोर्सेज बन सकते हो। ठीक है, अगर आप हेल्दी नहीं हो, आप फिट नहीं हो, आपके पास एजुकेशन नहीं है, अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आपके पास मे बी कुछ स्किल आप बिना एजुकेशन के ही एडॉप्ट कर लो, सीख लो अपने घर पे। अगर आपके फैमिली में कोई बिजनेसमैन है तो आप थोड़ी बहुत चीजें सीख सकते हो उनसे और आप उसमें कर सकते हो। पर फिर भी फर्क तो देखो होता है। अगर आप एजुकेटेड हो, आप किसी स्किल को किसी एक इंस्टीट्यूशन से लेते हो, आप सीख रहे हो उसको, तो आपका जो स्किल होगा वो काफी प्रोफेशनलिज्म उसमें आएगा और आप कोई भी काम करोगे तो वो बहुत परफेक्शन के साथ होगा। ठीक है, तो एजुकेशन और हेल्थ का ना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वैल्यूएबल रिसोर्सेज बनने में। ठीक है, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द पीपल स्किल सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज नोइंग एज ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। ठीक है, जैसे जैसे आप इंप्रूव करते जाओगे अपने क्वालिटी में, अपने स्किल्स में, आप वैसे वैसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्सेज में कन्वर्ट होते जाओगे। ठीक है, तो ये तो देखो बात हो गई ह्यूमन रिसोर्सेज की। अब हम देखते हैं कि हम कंजर्वेशन कैसे करते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन करना देखो बहुत जरूरी है रिसोर्सेज का, क्योंकि आज अर्थ पे हम है, हमारे बाद भी तो बहुत सारे लोग आएंगे, है ना। हमारे पहले भी तो बहुत सारे लोग थे। पर हमें क्या करना है, हमें अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि उसका हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कुछ हमें छोड़ कर जाए। अब ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ प्लांट, जंगल सब खत्म करते जा रहे हैं, हम वाटर, ग्राउंड वाटर खत्म करते जा रहे हैं। आज दुनिया के बहुत सारे कंट्री में देखने को मिल रहा है कि वहां पे ग्राउंड वाटर तो है ही नहीं, है ना, फ्रेश वाटर तो है ही नहीं, इतने सारे प्रॉब्लम है। अगर आप देखो तो मोर देन 150 कंट्री में ना फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, वहां पे इतना सारा प्रॉब्लम है। आज ये जो प्रॉब्लम हो रहा है, आखिर ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से निभाया नहीं, हमने वाटर के कंजर्वेशन पे ध्यान नहीं दिया, हमने क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उस पे ध्यान नहीं दिया, इवन अब भी नहीं दिया जा रहा है। यूएन जैसी संस्था तो है, वहां पे मुद्दे तो उठाते हैं कि हम क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बहुत सारी स्टेप्स लेंगे, पर उनका कुछ असर आज भी नहीं दिख रहा है। तो देखो, यूजिंग द रिसोर्सेज केयरफुली एंड द गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड एंड कॉल्ड द रिसोर्स कन्वर्सेशन। देखो, अब रिसोर्सेज को अगर हम ठीक से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो एक टाइम के बाद क्या होगा, खत्म हो जाएगा, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बचेगा नहीं। तो इसीलिए जो संसाधन होते हैं ना, इनका हमें सतत पोषण विकास करना चाहिए। इनका मतलब उस तरीके से इस्तेमाल करो, इस सावधानी पूर्वक तरीके से इस्तेमाल करो, ताकि न केवल वो वर्तमान पीढ़ी के लिए बल्कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भी क्या हो, बचे। ठीक है, इसी को संसाधन संरक्षण बोलते हैं, मतलब कंजर्विंग रिसोर्सेस कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक होपफुली क्लियर हो गया होगा। अब चलिए इसके आगे देखते हैं। अब अगर कोयले को देखो, तो कोयले का इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है। कोयले से हम क्या करते हैं, बिजली बनाने का काम करते हैं। वाटर और कोयले की हेल्प से मोस्ट ऑफ कंट्री आज भी वाटर और कोयले की हेल्प से ही क्या करते हैं, बिजली बनाते हैं। अभी हाल ही में आपने न्यूज में देखा होगा कि अफ्रीका में ना बहुत से कंट्री ये फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम कि वहां पे बिजली नहीं है, वहां पे लाइट कट जाती है 8 आवर्स 10 आवर्स। बताओ, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पे ना कोयले की कमी पड़ रही है। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, बिजली की कमी हो रही है वहां पे, और इसलिए बिजली की कमी को पूरा करने के लिए वहां पे लाइटें चली जाती हैं 8 आवर्स 10 आवर्स। ठीक है, तो उसे बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें इस तरीके से रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना है कि जिससे वो दोबारा भी बने, है ना, दोबारा भी बनता रहे। वरना बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जो एक बार खत्म हो जाएंगे ना, तो दोबारा बनने में उनको मिलियन ट्रिलियन ईयर्स लग सकते हैं। ठीक है, अगर पेट्रोलियम और कोयले जैसे रिसोर्सेज की बात करें, मान लो अगर ये इन फ्यूचर में खत्म ही हो जाए, तो दोबारा बनने में या तो आप अल्टरनेट ढूंढो इसके। अगर आपने अल्टरनेट नहीं ढूंढा तो क्या गारंटी है कि ये दोबारा बनेंगे, और बनेंगे भी तो क्या गारंटी है ये बहुत जल्द बनेंगे, हो सकता है ये ना भी बने। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, अपने रिसोर्सेज को ना बहुत ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए। अब देखो, ये तो हमने प्रॉब्लम्स के बारे में देख लिया कि रिसोर्सेज से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं अगर रिसोर्सेज को हम ठीक से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो। ठीक है, ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय द रिड्यूसिंग कंजम्पशन, रिसाइकलिंग एंड द रीयूजिंग थिंग्स। ओके, तो देखो, हर एक इंडिविजुअल की दायित्व है, हर एक इंडिविजुअल को क्या चाहिए कि हम रिसोर्सेज को अपनी आवश्यकता के अनुसार यूज करें।
ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आप रिसोर्सेज इस्तेमाल ना करो, हम सब रिसोर्सेज इस्तेमाल करें, पर उसे ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत इस्तेमाल करना चाहिए। रिसोर्सेज को आप इस तरीके से इस्तेमाल करो कि वो वेस्ट ना हो। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बाथरूम में जाएंगे, नहाएंगे धोएंगे, जो भी काम करना है करेंगे, उसके बाद टैप को खुला छोड़ देंगे। भाई क्यों, ऐसे क्यों कर रहे हो आप? जो वाटर वेस्ट हो रहा है, इसकी वजह से वो रिसोर्सेज का नुकसान ही तो हो रहा है ना एक तरीके से। तो आपको क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, और इस तरीके से जो हम वेस्ट करते हैं एटलीस्ट उसे ना करें। जिन चीजों को हम रिसाइकिल कर सकते हैं, जिन चीजों को हम रीयूज कर सके हैं, उनको तो करो एटलीस्ट। इससे क्या होगा, रिसोर्सेस हमारी जो है उनमें कुछ तो बढ़ोतरी होगी, कुछ तो उनका कंजर्वेशन होगा। और इसके तहत गवर्नमेंट भी बहुत सारी योजनाएं वैसे ले आ रही है, लोगों के बीच में भी अवेयरनेस गवर्नमेंट भी कई सारी स्कीमों के तहत पहुंचा रहे हैं कि भाई इस तरीके से आप कंजर्वेशन कर सकते हो, रिसोर्सेज को, संसाधनों को क्या कर सकते हो, आप वेस्ट करने से बच सकते हो। तो देखो, जैसे आप घर में हो अपने, आप कई सारे रूम होते हैं, हम खुद भी कई बार ऐसी गलतियां कर देते हैं कि हम लाइट्स छोड़ देते हैं यूं ही, है ना। कई फंक्शंस में लाइट्स ऐसे यूं ही चलते रहते हैं ऐसी जगह पे जहां पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, बिजली के जो इस्तेमाल जितनी जरूरत है उतनी करो, और जितनी नहीं, जहां पे अननेसेसरी लाइट चल रहे हैं उनको बंद कर दो। क्योंकि भाई बिजली बनने में कोयला और वाटर, इनसे ही तो आजकल न्यूक्लियर प्लांट से भी बहुत सारे लोग बिजली कर रहे हैं, पर सारे सभी देशों के पास तो नहीं है। मोस्ट ऑफ कंट्री तो डिपेंड करते हैं कोयले और वाटर पे ही। कंजम तो बिजली के कंजम्पशन पे क्या कर सकते हैं, आप कटौती कर सकते हैं। जहां पे जरूरी ना हो वहां पे बिजली बंद कर दो। रिसाइकलिंग की हेल्प ले सकते हैं हम, है ना। बहुत हम रिसाइकिल करके, चीजों को दोबारा इस्तेमाल करके हम अपने रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। इसके साथ साथ हम रीयूज भी कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम रीयूज कर सकते हैं, तो आप जिन जिन चीजों को रीयूज कर सकते हो उनको करो। तो देखो, कंजर्विंग करने के लिए कंजम्पशन, रिसाइकिल एंड रीयूजिंग, ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो अगर आप लेंगे तो हम रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं, हम बचा सकते हैं, अपने संसाधनों को हम जल्द से जल्द खत्म होने से बचा सकते हैं। ठीक है, जीवन के सभी रूपों का आदर करिए, देखभाल करिए, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना और पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, ये सभी हम सबका फर्ज है। तो हम सब अगर चाहते हैं कि हमारी पृथ्वी स्वस्थ रहे और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी रिसोर्सेज, संसाधन बचे रहें, तो ये हम सबका कर्तव्य है कि हम जितना हो सके संसाधनों को नवीनीकरण करने के लिए सतत पोषण तरीके से इस्तेमाल करें। ठीक है, इस तरीके से कहने का मतलब है कि इस तरीके से आप संसाधनों का इस्तेमाल करो कि वो दोबारा भी रिफिल हो सके, दोबारा भी रिप्रोड्यूस हो सके, और उसका हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए भी कुछ हम बचे। ठीक है, तो इसी के साथ साथ ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आप सबको ये टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और प्लीज सब्सक्राइब करिए। इसके बाद मैं अगले चैप्टर्स भी लेकर आऊंगा। जय हिंद।